नमस्कार, मैं सत्यम गांधी। मैंने इस साल के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 10वीं हासिल की है। मैं ओरिजिनली बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरी सारी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक, इवन सारी स्कूलिंग भी वहीं से हुई है, केंद्रीय विद्यालय आर्य पूसा, समस्तीपुर, बिहार से। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी दयाल सिंह कॉलेज से किया है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में। और यह मेरा पहला प्रयास था और मैंने इसी साल यह उपलब्धि हासिल की है। अगर मैं अपने अटेम्प्ट के बारे में बताऊँ तो मैंने 2020 का प्रीलिम्स दिया था, जिसके लिए मैंने तैयारी मई 2019 में सीरियसली तैयारी शुरू कर दी थी, यानी ठीक एक और 1.5 साल पहले। तो थर्ड ईयर में मैंने फुल तैयारी शुरू कर दी थी और मैंने फिर अक्टूबर 2020 में प्रीलिम्स की परीक्षा दी थी। मैं इस वीडियो में अपने ब्रॉड स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँगा, किस तरीके से मैंने तैयारी किया और किस तरीके से मैंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू फेज़ के बारे में देखा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से सोर्सेज पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, ये मैं शॉर्ट में बताऊंगा। तो आज के टाइम में कोई भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट को पता ही होता है कि प्रीलिम्स की बुक लिस्ट क्या है। आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है, आपको लक्ष्मीकांत को बाइबल की तरह समझना है, आपको एनसीईआरटी पे अच्छी कमांड होना जरूरी है। 6 से 12 पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 11वीं और 12वीं का पढ़े, खासकर जियोग्राफी और हिस्ट्री में। I am from Delhi. I have graduated from Shri Ram College of Commerce in 2019, and I enrolled in the Dreams 400 scholarship of Lukman IAS, in which I studied GS in 2019-2020 batch, and I studied all the subjects, polity, economics, ethics, and the faculty here, Ansari sir and Lakshmikant sir and other teachers as well. They are all very good, and they are very motivating as well as encouraging. So yes, it has been a very important part of my UPSC journey, being associated with Lukman IAS, and rest is that thank you so much. I would thank Ansari sir for his constant guidance, starting from the prelims phase till the interview phase, and that's it from my side. Thank you. उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप बुक पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मैं करंट अफेयर्स की अगर बात करूं तो एग्ज़ाम से 1.5 साल पहले तक का करंट अफेयर्स आप निश्चित तौर पे करें। और मैंने करंट अफेयर्स के लिए मेनली एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैगज़ीन पे रिलाई किया था। साथ ही साथ मैंने हर दिन 2 न्यूज़पेपर पढ़े थे, एक सोने के जस्ट उठने के बाद और एक रात में सोने से पहले। तो मैंने हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा था अपने कोचिंग के टाइम, अपने प्रिपरेशन के टाइम, और साथ ही साथ मैंने इंटरव्यू के टाइम एक और न्यूज़पेपर मिंट ऐड किया था। तो ये न्यूज़पेपर के बारे में है। अब करंट अफेयर्स पढ़ना कैसे है? आज के टाइम में कहा जाता है कि यूपीएससी में काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स का वैल्यू है। तो करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी सीधी सी रणनीतियाँ है। मैं बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो आपको करंट अफेयर्स के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स नहीं बनाने हैं। अगर आप इसको बनाएंगे तो आपका कॉस्ट बेनिफिट इनपुट आउटपुट रेशियो उतना अच्छा नहीं रहेगा। आपको सिर्फ मन लगा के अच्छे से एक एक आर्टिकल समझ के न्यूज़पेपर पढ़ना है, और साथ ही साथ जो भी मैगजीन्स आप पढ़ रहे हैं उसको आप रिवाइज करते रहें। ऐसा ना हो कि आपने पढ़ के उस मैगजीन को एकदम कोने में छोड़ दिया और वो मैगजीन धूल खा रही है, नहीं, उसको आपको रिवाइज भी करना है। और अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूँ कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, तो न्यूज़पेपर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो वीडियो देख रहा है जिसे 2, 3, 4 साल बाद परीक्षा देनी है, तो मैं यह रिकमेंड करूँगा कि वो सब कुछ पढ़े। बहुत लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स की न्यूज़ मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, वो मत पढ़ो, परंतु अगर आपका लक्ष्य 3-4 साल बाद का है तो आप सब कुछ पढ़े इंग्लिश न्यूज़पेपर में। इससे फ़ायदा आपको यह होगा कि आपकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी होगी, आपकी आंसर राइटिंग, आपकी लैंग्वेज, आपकी वोकैबुलरी, सब कुछ अच्छी होगी इससे। और उन लोगों को जिसको अटेम्प्ट अगले साल देना है या फिर 2 साल बाद देना है, वो काफ़ी सेलेक्टिवली न्यूज़पेपर को पढ़ें। नेशनल पेज, इकोनॉमिक्स पेज, वर्ल्ड न्यूज़, एडिटोरियल पेज, ये सब काफ़ी ज़रूरी है न्यूज़पेपर में। और उसमें भी आपको सेलेक्टिव रहना है, हमेशा सारे एडिटोरियल्स नहीं पढ़ने हैं। उन्हीं न्यूज़पेपर में उन्हीं एडिटोरियल्स को पढ़ना है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, जो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। अब मैं बात करता हूँ कि मेरा 1.5 साल का प्लान कैसा था। जैसे मैंने मई 2019 में अपनी तैयारी शुरू की और मैंने अक्टूबर 2020 में अपना प्रीलिम्स दिया। मेरी जनवरी 2021 में मेरा मेंस था और सितंबर 2021 में मेरा इंटरव्यू हुआ। तो ये काफ़ी लंबा खिंच गया कोविड की वजह से, परंतु अगर एक स्टैंडर्ड प्लान की बात करें तो 1.5 साल तो कम से कम फुल लगन के साथ इस एग्ज़ाम को देना ही देना है। और जब मैं 1.5 साल की बात करता हूँ, इसका मतलब यह है कि आपको 1 एंड ओनली यूपीएससी को प्रायोरिटी बना के चलना है फॉर द कंप्लीट 1.5 ईयर्स। उसमें आपको बिल्कुल भी कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो
आपको क्या करना है कि शुरू में जो शुरू के महीने होंगे उनमें बेसिक किताबें पढ़ें, प्रीलिम्स की किताबें पढ़ें, जो स्टैंडर्ड बुक्स जो कि नेट पे अवेलेबल है सोर्सेस, उनको बार बार पढ़ें। ऐसा नहीं करें कि आप 10 बुक पढ़ लिए और एक ही रिवीजन हुआ आपका, आप एक बुक को 10 बार पढ़ें। जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने लक्ष्मीकांत को कम से कम 15 से 20 बार पढ़ा होगा, मैंने स्पेक्ट्रम को 10 से 15 बार पढ़ा होगा। इसी तरीके से मैंने हर किताब को मिनिमम 10 बार पढ़ा है। अब ऐसा कहा जाता है कि वन रीड इज़ नो रीड, पहली बार पढ़ेंगे तब तो वो आप बुक से गो थ्रू हो रहे हैं, आपको बार बार उस किताब को पढ़ना है ताकि उसमें एक एक फैक्ट आपके दिमाग में अच्छे से इनग्रेन हो जाए। तो प्रीलिम्स का एक सीधा सा फॉर्मूला है कि आप क्वांटिटी कम करें, क्वालिटी ज़्यादा करें, आप रिवीजन ज़्यादा करें स्टैंडर्ड बुक्स के। तो ये मेरा प्लान था कि शुरू में मैंने स्टैंडर्ड बुक्स का रिवाइज़ किया, उसके बाद मैंने मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ाई की और फरवरी तक मैंने मई से फरवरी तक यही सब पढ़ा। मैंने नोट्स बनाए बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली, जो मैं आगे बताऊंगा। और उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज मॉक्स जो होते हैं प्रीलिम्स के, वो कम से कम 100 से 120 मॉक्स दिए थे मैंने। और मॉक्स में सबसे ज़रूरी यह चीज़ है कि आपके, बहुत लोग कहते हैं कि मॉक्स के नंबर मैटर नहीं करते, परंतु मेरा यह विचार है कि मॉक्स में आपके नंबर अच्छे आने ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करेगा। तो मॉक में आप इंश्योर करें कि आपको 100+ नंबर आ रहे हो सारे मॉक्स में, तभी जाके आप श्योर शॉट प्रीलिम्स में सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पक्का हो जाएगा, उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ आपका नॉलेज बेस अच्छा बन गया है। अब मैं बात करता हूँ अपने प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी की। तो ब्रॉडली मैं प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी में बताऊँ तो एग्जामिनेशन हॉल में कैसे फेस करना है पेपर को। तो सबसे पहले तो यह कि आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको कूल माइंड रहना है और आपने जिस तरीके से तैयारी किया है पिछले 1-1.5 साल तक, उसी परफॉर्मेंस को शो करना है। जैसे मैं अपने बात करूँ तो 100 में से मैंने 86 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से अलग अलग कीज़ के हिसाब से मेरे 65 के अराउंड करेक्ट हो रहे हैं, यानी 118-120 मार्क्स के अराउंड आ रहे हैं मुझे। तो उस हिसाब से देखें तो जब मुझे पेपर मिला प्रीलिम्स का, तो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 में आई वॉज ब्लैंक। आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया कि ये पूछ क्या दिया इन्होंने। तो बस मुझे एक क्वेश्चन आता था 1 to 10 में, जो भी वो गलत हो गया, और बाकी बाद में मैंने उसे इंटेलिजेंट गेस लगा के किया। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं, और बाद के क्वेश्चंस काफ़ी आसान थे, पॉलिटी इकोनॉमिक्स वगैरह के। पहली चीज़ घबराया नहीं। दूसरी चीज़, जो भी स्ट्रैटेजी आपने फॉलो किया है अपने मॉक्स में उसको अप्लाई करें। तीसरी चीज़ ये कि आपको एक रिस्पेक्टेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आपको 80 to 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे मिनिमम टू क्लियर प्री विद रिस्पेक्टेबल मार्जिन। तो ये प्री की बात थी। अब मैं मेंस के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एसए की। तो एसए में क्या है, एसए में कोई आपको ऐसा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सेपरेटली, वो आपके जीएस पेपर से कवर हो जाएगा। परंतु मैंने एसए के जो नॉर्मल नोट्स मिलते हैं अलग अलग कोचिंग्स के, वो मैंने मार्केट से ख़रीद लिए थे और फिर उससे पढ़ा था मैंने, और साथ साथ जो मेरे जीएस के नोट्स थे उससे मैंने पढ़ा था। तो एसए में भी आपके पास नोट्स होने काफ़ी ज़रूरी हैं। आप एसए में, मेरा एसए का कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स था, मैंने हर मेजर टॉपिक, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब मेजर इश्यूज़ पे बहुत ब्रॉडली नोट्स बनाए थे। डेटा, फैक्ट्स, मेजर कोट्स, ये सब मैंने लिखा था और इन सब को मैंने अपने मॉक टेस्ट्स में यूज़ किया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एक ऐसा बुकलेट बनाएं जिसमें डिफरेंट फेमस पर्सनैलिटीज़ के कोट्स हों। तो उन कोट्स को आप रट्टा मार लें पूरा, क्योंकि ये मुझे एग्ज़ाम में डालना है, और फिर उन कोट्स को आप एग्ज़ाम में लिखें, वो वैल्यू एडिशन होगा उसका। ये मेरा एसए का स्ट्रैटेजी था। एसए के लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड होनी बहुत अच्छी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपका इंग्लिश का जो लेवल है वो एसए में रिफ्लेक्ट होगा। तो आप ट्राई करें कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें बिल्कुल भी। आप एक बहुत ही फ्लावरी लैंग्वेज में एसए लिखें कि पढ़ने में लगे कि हाँ मज़ा आ गया। जब लास्ट में एग्जामिनर को फील आए कि कहीं भी फ्लो टूटा नहीं, डिफरेंट पैराग्राफ्स लिख रहे हैं तो उसको एक कनेक्टिंग वर्ड से डिफरेंट पैराग्राफ्स को ज्वाइन करें ताकि एक फ्लो बना रहे। आप सब हेडिंग्स दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी। मैंने दिए थे 1-2 सब हेडिंग्स दिए थे। प्रॉपर स्ट्रक्चर जरूरी हो आंसर में, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। एस्से लिखने के लिए आपको एम्पल टाइम मिलेगा। एस्से में 1.5 घंटा मिलता है एक एस्से लिखने के लिए। 1.5 घंटे में आप सफिशिएंट टाइम है। शुरू के 15-20 मिनट आप एस्से का स्ट्रक्चर तैयार करें कि आपको लिखना कैसे है। आप सबसे पहले, जैसे यूपीएससी के आंसर शीट में एक रफ शीट मिलेगी, उसमें आप एस्से का स्ट्रक्चर तैयार करें। सबसे साइड में लिखे इसमें कौन कौन से कोट्स आ सकते हैं जो आपने रटा था। हमेशा जनरल कोट्स रटे जो किसी भी एस्से में परफेक्ट हो जाए। उसके बाद आप डेटा लिखें। उसके बाद आप ये लिखिए कौन कौन से रिपोर्ट्स में मेंशन किया जा सकते हैं, कौन कौन एग्जाम्पल्स इसमें मेंशन किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल्स इसमें बहुत जरूरी है। हर पैराग्राफ में आपको एक एग्जाम्पल देना ही देना है।
और फिर एक ब्रॉडली अपना स्ट्रक्चर बना के फिर उसी को एक एक्सटेंडेड फॉर्म में आपको ऐसे लिख देना है। अब मैं जीएस पेपर्स की बात करूँगा 1 to 4। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जीएस पेपर्स के लिए ये है, जो जिसने मुझे सच में हेल्प किया, वो है कि हर टॉपिक के ऊपर आपके पास कम्प्रिहेंसिव नोट्स होना ज़रूरी है। मैंने बंडल्स ऑफ नोट्स बनाए अपने जीएस पेपर्स के, जितने टॉपिक्स मेंशन्ड हैं सिलेबस में जीएस 1 to 4 सबके कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाए। अब कैसे बनाना है नोट्स? आपको स्टैंडर्ड बुक्स रेफ़र करने हैं, आपको मार्केट में जो मटेरियल अवेलेबल है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के, अलग अलग टॉपर के नोट्स, उन सबको आप खरीद के बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे है घर ले आएँ और फिर उनसे कंपाइल करके अपने लैंग्वेज में बहुत शॉर्ट में नोट्स बनाएं। तो हर टॉपिक के आप नोट्स बनाएं, उन नोट्स में आप डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, इनोवेटिव तरीके से नोट्स बनाएं। एक नई किताब नहीं छाप देनी है, बहुत ही शॉर्ट में नोट्स बनाना है। यूजिंग पैराग्राफ बिल्कुल नहीं यूज़ करने हैं। इवन अपने नोट्स में कहीं भी फुल सेंटेंसेस भी यूज़ नहीं करने हैं, बस उतना लिखें जितना आपको समझ में आ जाए। तो ये नोट मेकिंग हो गया। दूसरा, ये नोट्स को बार बार रिवाइज करें ताकि वो चीज़ें आपके माइंड में इनग्रेन हो जाए। तीसरा ये कि आपको अपने नोट्स को हमेशा अपडेट करते रहना है करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स की आप जो भी मैगजीन्स पढ़ रहे होंगे उससे आप नोट्स को अपडेट करें। और चौथा ये कि उन नोट्स को आप अपने आंसर राइटिंग में ज़रूर इंक्लूड करें ताकि आपको पता चलेगा कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है। ये हो गया मेरा नोट मेकिंग और रिवीजन के बारे में। अब मैं बात करूँगा कि इसमें वैल्यू एडिशन कैसे करना है। वैल्यू एडिशन का सिंपल सा फॉर्मूला है, करंट अफेयर्स से डेटा, फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, रिसेंट न्यूज़, ये सब जरूर ऐड करें। अब मैं मेंस का ब्रॉडली स्ट्रैटेजी बताऊंगा, मैंने आंसर्स कैसे लिखे थे। तो मैंने अपने जीएस के सारे पेपर्स, मतलब जो भी मैंने मॉक टेस्ट लिखे थे मेंस के लिए, वो मैंने प्री के बाद लिखे थे, एक्सेप्ट एसए एंड एथिक्स। मैंने GS1, GS2, GS3 सारे के पहली बार कोई मॉक पेपर 3 घंटे बैठ के प्रीलिम्स के बाद ही दिए थे। उसके पहले मुझे आइडिया था कि टॉपर्स के आंसर बुकलेट्स देख के कि आंसर लिखते कैसे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आंसर राइटिंग में बात करूँगा कि आंसर कैसे लिखना है। पहला ये चीज़ कि मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, मैंने जो अप्लाई किया एग्ज़ाम में, कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इन दोनों को छोड़ के कहीं भी आपके आंसर में फुल सेंटेंसेस नहीं होने हैं। आपको शॉर्ट में लिखना है, आपको पॉइंट में लिखना है, आपको क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके में लिखना है। आप अपने आंसर शीट को जितना क्रिएटिव, जितना अलग बना सके दूसरों से, उतना बनाएं ताकि एग्जामिनर का जब वो चेक करे पेपर तो आपको लगे हाँ दिस स्टूडेंट इज़ डिफरेंट, हिज आंसर स्टाइल इज़ डिफरेंट, ही इज़ राइटिंग न्यू पॉइंट्स एंड इन इनोवेटिव मैनर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि आप आंसर तभी लिखना शुरू करें जब आपके हर टॉपिक के ऊपर कम्प्रिहेंसिव नोट्स बन चुके हों। ये डेली आंसर राइटिंग लिखना निकले वाला जो फंडा है ये काम नहीं करता, इससे आप बच के रहें। डेली आंसर नहीं लिखना है। आपको आंसर तभी लिखना है व्हेन यू आर डन विथ द नोट्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट आर मेंशन्ड इन द सिलेबस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसका बार बार जब आपने रिवाइज कर लिया है उसके बाद आपको आंसर लिखना है। आंसर, अब तीसरी चीज़ है कि लिखें कैसे। आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, उसको अटेम्प्ट करें। अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मार्केट में या ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत सारे रिसोर्सेज, उससे आप प्रैक्टिस करें। बाद में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं बात करूं कि मैंने किस तरीके से आंसर लिखे थे अपने असली मेंस में। रूल नंबर 1 ये है कि लिविंग एनी क्वेश्चन इन योर रियल एग्जाम इज अ सिन इन यूपीएससी। आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, आप कुछ भी लिखें, मतलब आप इतना पढ़ लें कि कोई भी क्वेश्चन आए आप उसके लिए मेंटली रेडी हो। तो मैंने कहीं पे भी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा था। इनफैक्ट मुझे जहाँ तक याद है 56 पेजेस के अराउंड एक बुकलेट होती है जीएस पेपर्स का, मैंने उसमें कहीं एक आधा पन्ना भी नहीं छोड़ा। मैंने अगर 3 पेज दिए हैं आंसर के लिए तो मैंने शुरू से लेकर अंत तक 3 पेज भरा और मैंने उसे बहुत ही इनोवेटिव तरीके से लिखा। कहीं भी फुल सेंटेंसेस का यूज़ नहीं, एक्सेप्ट इंट्रो एंड कंक्लूजन। वे फॉरवर्ड आपके हर आंसर में होना जरूरी है। आंसर्स के हर पहले जब आपके पास क्वेश्चन आया आप उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर ले 1, 2, 3 एंड देन आप हर कंपोनेंट को आंसर करें यूजिंग पॉइंट वाइज फॉर्मेट। तो ये आंसर जिस तरीके से मैंने मेंस में लिखा वो है। दूसरा चीज़ ये कि तब क्या करें जब कोई आंसर नहीं आ रहा हो। अब मैं एग्जांपल दूंगा कि जीएस पेपर 1 में एक पर्शियन लिटरेचर से क्वेश्चन था। मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि ये मैंने कभी उतना मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं पर्शियन लिटरेचर के बारे में पढ़ूँ वहाँ पर जाके। बट मुझे 3 किताबों के नाम पता थे और मैंने एक किताब एक पेज में लिखा, दूसरा किताब दूसरे पेज में, तीसरा किताब तीसरे पेज में, और फिर मैंने उसे बड़े बड़े फॉन्ट में एक्सप्लेन कर दिया। जाहिर सी बात तो उस पर मुझे कम नंबर मिले होंगे, परंतु मैंने क्वेश्चन छोड़ा नहीं
और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन 3 किताबों में से 2 अरेबिक किताब है, पर्शियन नहीं है, तो ये भी मुझसे गलती हुई। परंतु आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ नंबर वो ज़रूर देंगे। अब आते हैं हम आंसर ऑप्शनल के बारे में। तो मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन था और मेरा बैकग्राउंड है, मैंने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस किया है दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो मेरा बैकग्राउंड था इसमें। परंतु कॉलेज की पढ़ाई और यूपीएससी की पढ़ाई काफ़ी अलग होती है, इसके लिए आपको डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा ऑप्शनल को। तो मैं प्रीलिम्स के पहले ऑप्शनल, जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ ऑप्शनल से अनप्रिपेयर्ड था। आई मीन मेरा ओनली 40% के आसपास ऑप्शनल हुआ था, सेल्फ स्टडी से, मैंने कोचिंग नहीं ली थी कहीं भी क्लासरूम ऑप्शनल के लिए, और बस 40% हुआ था। बट बाद में प्रीलिम्स के बाद जो 3 महीने बचते हैं मेंस के लिए, उसमें मैंने 1 महीना सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल को दिया था। मैंने उस पर, अब मैं बताता हूँ ऑप्शनल के बारे में क्या करना है। सबसे पहले तो ये जो मेरा स्ट्रेटजी था, मैंने स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करे, 4 सेक्शंस में डिवाइड करूँ तो पेपर 1 पार्ट ए, जिसमें पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, ये सब स्टैटिक पोर्शन है। उसके लिए मैंने कुछ किताबें रेफ़र की जो मैं लिस्ट कर दूंगा बाद में। उन किताबों में ओपी गाबा है, सुब्रता मुखर्जी है, विद्युत चक्रवर्ती है, ब्रायन लैंसन है, इन सब किताबों को मैंने रेफ़र किया, स्टैंडर्ड बुक्स को, और फिर कंपाइल करके मैंने अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बनाए ऑन एवरी सिंगल टॉपिक दैट इज मेंशन्ड इन द सिलेबस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंप्रिहेंसिव नोट्स। मेरे पास बंडल्स ऑफ नोट्स हैं ऑप्शनल के, नोट्स रहेंगे तभी आप आंसर लिख पाएंगे। तो इसी तरीके से मैंने हर सेक्शन के लिए नोट्स अपने कंप्रिहेंसिव तैयार किए, फिर उसको सप्लीमेंट किया टॉपर्स के नोट्स से। तुषार गुप्ता सर एक टॉपर थे, उनके नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो मैंने उनसे सप्लीमेंट किया अपने नोट्स को। करंट अफेयर्स से किया, और मैंने मॉक टेस्ट लिखे प्रीलिम्स के बाद। मैंने बस 3 ऑप्शनल के टेस्ट लिखे थे। मैंने शुभरंजन मैम के यहाँ क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था, और फिर वहाँ पे मैंने टेस्ट सीरीज़ दिए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप आंसर्स तभी लिखे, टेस्ट सीरीज़ तभी ज्वाइन करें जब आपके पास नोट्स प्रिपेयर्ड हो जाए। तो ये मेरा ब्रॉडली आंसर ऑप्शनल का था। और अगर मैं ऑप्शनल के आंसर राइटिंग की बात करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको हर क्वेश्चन करने हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एक भी नहीं छोड़ना है। हाँ, मतलब 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 करें, छोड़े नहीं। दूसरी चीज़ ये कि यू हैव टू राइट इन अ वेरी फ्लूइड लूसिड लैंग्वेज। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं वहाँ पे आपको शशि थरूर जी जैसी इंग्लिश लिखनी है, और ना ही आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करने हैं। आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखना है आंसर्स, और आपको कीवर्ड्स बहुत यूज़ करने हैं। जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे, जो देख रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि ऑप्शनल में कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं हर पेपर में, पर्टिकुलरली इन आईआर बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, स्ट्रैटेजिक इम्बैलेंस, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, और फॉर एग्जांपल इंडिया नेपाल के रिश्ते को रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें आप अपने आंसर में ज़रूर मेंशन करें, इससे आपके नंबर्स बढ़ेंगे। तो ये मेरा आंसर लिखने का तरीका हो गया। अब मैं बात करता हूँ अपने टाइम टेबल के बारे में जो मैंने फॉलो किया। आपको हमेशा प्लान वाइज स्टडी करना है। प्लान वाइज का मतलब ये है कि आपको जंगल में इधर उधर नहीं भटकना है। यू हैव टू मेक प्लान फॉर नेक्स्ट 6 months, 1 year, and then divide that plan in weekly plan and daily plan, and try to achieve those objectives at any cost. आपको 10 घंटे पढ़ने पड़े, 12 घंटे, that doesn't matter, you have to achieve the objective. तो मैंने क्या किया था, फॉर एग्जाम्पल, अब बहुत लोग पूछते हैं कि आप स्पेक्ट्रम 15 बार कैसे पढ़ सकते हैं। मैं बताता हूँ स्ट्रैटेजी पढ़ने का तरीका कि आपको कैसे पढ़ना है स्पेक्ट्रम। शुरू में आप छोटा टारगेट रखिए कि 1 महीने में 1 बार ख़त्म करनी है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में अगर देखा जाए तो 600 पेजेस हैं अराउंड पढ़ने लायक। उन 600 पेजेस को 30 दिनों में डिवाइड किया जाए तो 20 पेजेस एवरी डे होते हैं। इसी तरीके से आप हर बुक का नंबर ऑफ पेजेस डिवाइड करें। अगर आपको लक्ष्मीकांत एक महीने में 1 बार ख़त्म करनी है तो आप नंबर ऑफ चैप्टर्स निकालें कि एक दिन में मुझे कितने करने होंगे। ठीक है, तो उस तरीके से आप हर किताब को थोड़ा थोड़ा शुरू में टाइम दें। टाइम प्रीलिम्स के पहले 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आप इतना गो थ्रू हो चुके होंगे उस किताब से कि एक दिन में आपकी एक किताब ख़त्म होगी। इनफैक्ट मेरे प्रीलिम्स के 3 महीने पहले, 2 महीने पहले मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट कर लेता था। इकोनॉमिक्स की सारी किताब एक दिन में पढ़ ली। मेरा लक्ष्मीकांत एक दिन में कंप्लीट हो जाता था, स्पेक्ट्रम एक दिन में हो जाता था। तो एक वीक में मेरा पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाता था। यानी 1 महीने में आप 4 बार पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कर लिए। तो इस तरीके से प्लान वाइज स्टडी करें। 6 महीने वीकली, मंथली, डेली टारगेट्स बनाएं, उसे कंप्लीट करें। तो ये स्ट्रैटेजी हो गई मेरे टाइम टेबल के बारे में। और स्टडी आवर्स के बारे में बात करें तो मैंने 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी को दिए हैं। व्हेन आई एम सेइंग
8 to 10 आवर्स, इट मीन्स क्वालिटी टाइम। ऐसा ना हो कि वहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शंस हैं वगैरह वगैरह, नहीं, बंद होकर रूम में पढ़ना है। दैट्स द की थिंग टू क्लियर दिस एग्जाम इन वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। और अब बात करते हैं डू और डोंट्स की, कि क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम डू की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, दैट व्हाट इज़ द पर्पस, आई मीन आप इस एग्ज़ाम के लिए क्यों तैयारी कर रहे हैं। ये पर्पस ऑफ क्लैरिटी, आई मीन क्लैरिटी ऑफ पर्पस होना काफ़ी ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। वो आपको इनर मोटिवेशन की तरफ पुश करेगा। दूसरी चीज़ ये कि स्टडी प्लान वाइज, मेक ए स्ट्रेटजी एंड स्टिक टू इट एट एनी कॉस्ट। अब बहुत लोग, मैंने भी खुद फेस किया है, मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत बार टाइम टेबल बहुत एम्बिशियस बना लेता था, एक दिन बनाया, अगले दिन वो पेपर डस्टबिन में होता था, फिर अगले दिन बनाया, फिर वो पेपर फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया कि नहीं यार ये तो हो ही नहीं रहा, टाइम टेबल बनाने का फ़ायदा क्या है। वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप 70 to 80% भी अपने टाइम टेबल का पूरा कर पा रहे हैं, देन दैट इज़ वंडरफुल। अगर आप अपने टाइम टेबल का डेली टारगेट्स का 80% कर पा रहे हैं, देन यू आर ऑन द ट्रैक, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और टारगेट्स अचीवेबल बनाए, ऐसा ना बना ले कि एक दिन में पूरा सिलेबस ही खत्म कर देंगे, नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता है। अचीवेबल टारगेट्स बनाए, छोटे छोटे ही बनाए, बट टारगेट्स कंप्लीट करें। ये मेरा पहला चीज़ है, प्लान वाइज पढ़ना। अब तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देने हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। मॉक टेस्ट आप तभी दे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जब आप सारे किताबों को 10 बार 12 बार पढ़ चुके हों। मैंने ये किया था कि मैंने फरवरी से पहले एक भी मॉक नहीं दिया था। मैंने उस टाइम बस किताबों के रिवीजन किए थे जितनी बार हो सके। और फिर मैंने मई से लेके अप्रैल के बीच, माफ़ कीजिएगा, फरवरी से लेके अप्रैल के बीच, मेरा मई में होने वाला था प्रीलिम्स, उस बीच मैंने लगभग 50-60 मॉक्स दिए। बाकी मॉक्स मैंने दिए अगस्त और सितंबर में, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स एक्सटेंड हो गया था, अक्टूबर में हुआ था मेरा प्री ड्यू टू कोविड। तो मैंने कुल मिलाकर 100 से 120 मॉक्स दिए थे। उन मॉक्स का आपको 4-5 बार रिवीजन भी करना है। ऐसा नहीं है कि मॉक देके छोड़ दिया। एनालाइज करिए कि आप कहाँ गलत हुए, फिर उसको रिवाइज करिए। अब चौथी चीज़, अगर डू में बात करूँ, आप डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड करिए। सोशल मीडिया आप अपने प्रिपरेशन टाइम में बंद कर दें। मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम में सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया था। उसके बाद आपको सोशल, हाँ, कुछ हद तक, सीमित हद तक रखना है, लोगों से मुलाकात वगैरह करनी है, परंतु आपके अपने पढ़ाई को अपना प्रायोरिटी बनाना है, इवन बिफोर योर फैमिली। चूँकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे परिवार वाले बिहार गाँव में रहते हैं। मेरा बहुत बार मन करता था कि गाँव जाऊँ, उनसे मुलाकात करूँ, परंतु मुझे पता था कि इसमें पढ़ाई में नहीं हो पाएगा, तो मैंने घर में रूम में रह के यहाँ पे दिल्ली में ही पढ़ाई किया। अब आते हैं डोंट्स की बात। डोंट्स में ये है कि आज के टाइम में कई सारे अलग अलग गलत गाइडेंस भी अवेलेबल है, उससे बच के रहें। दूसरा चीज़ ये कि हर दिन आपको प्लान नहीं बदलना है, स्टिक टू वन प्लान। तीसरा चीज़ ये कि बी कंसिस्टेंट। बहुत लोग क्या होते हैं, एक दिन 12 घंटा 14 घंटा पढ़ लिए, अगले 2 दिन मस्त पार्टी की कि ना भाई बहुत पढ़ लिए, अब पार्टी करेंगे। बिल्कुल नहीं, 8 घंटे ही पढ़ें, परंतु डेली पढ़ें। नॉट इवन आपको संडे को, हाँ संडे को ब्रेक ले सकते हैं, कम पढ़ सकते हैं, परंतु आपको 8 घंटे डेली सेल्फ स्टडी को देने ही देने हैं। और डू और डोंट्स में यही है। सोशल मीडिया के बारे में मैंने बता दिया कि सोशल मीडिया मैंने इस्तेमाल नहीं किया था ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, क्योंकि मेरे हिसाब से एज अ 21 ईयर्स ऑफ ओल्ड और 22 ईयर ओल्ड स्टूडेंट, आई कैन से दैट सोशल मीडिया इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन राइट नाउ फॉर द होल यूथ पॉपुलेशन। आप अगर वहाँ टाइम देंगे तो आप पढ़ाई को कब टाइम देंगे, बात ये है। तो आप सोशल मीडिया अवॉइड करें, सोशल सर्कल्स, फ्रेंड सर्कल्स अवॉइड करें जितना हो सके। ऐसा नहीं करें कि बिल्कुल कट जाना है, बट यू हैव टू मेक योर स्टडी प्रायोरिटी। और उसके बाद मैं अब इंटरव्यू की बात करता हूँ। तो मैंने इंटरव्यू के लिए अपना पूरा प्रिपरेशन डैफ के अराउंड ही किया था। डैफ में जितने कीवर्ड्स मेंशन्ड है, फॉर एग्जांपल मैं बिहार से हूँ, तो मैंने बिहार की हिस्ट्री पढ़ी, मैंने बिहार में क्यों इतना बैकवर्डनेस है, क्या रीज़न है पॉवर्टी का, मैंने उसके बारे में पढ़ा। और फिर मैंने कुछ इंटर्नशिप्स की थी अपने कॉलेज डेज़ में, मैंने उसके बारे में पढ़ा। मेरे बहुत सारे हॉबीज़ रहे हैं, मैंने बहुत सारे लीडरशिप पोजीशन भी की है अपने कॉलेजेस में, तो मैंने उसको प्रिपेयर किया। तो ये मैंने डैफ के लिए किया। और एक और चीज़ है कि आपको मॉक इंटरव्यू देने हैं ताकि एटलीस्ट आप अपने इंग्लिश के लेवल चेक कर सकें। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मॉक में आप कॉन्फिडेंट रहें। ऑल्दो जो मॉक का एक्सपीरियंस होता है और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस होता है, वो ज़मीन आसमान का अंतर होता है उसमें, क्योंकि जो असली इंटरव्यू होता है यूपीएससी का, वो काफ़ी कोर्डियल होता है। दे विल नॉट पुट यू इन एनी काइंड ऑफ ग्रिलिंग सिचुएशन और समथिंग। दे विल आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चंस एंड लाइक
In my case, around 80 to 90% of questions were asked only from the DAF. So prepare your DAF very thoroughly, go through the every single point of your DAF, और देन आप इंटरव्यू के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस में जाए। तो ये मेरा इंटरव्यू का मेन आइडिया था। अब मैं फाइनल में अगर कुछ एडवाइसेस जो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको कुछ देना चाहूँगा एकदम की वर्ड्स में। तो पहला तो ये होगा कि यू हैव टू यूज़ वेरी लिमिटेड सोर्सेज। आपको 10 किताबें एक सब्जेक्ट के लिए नहीं पढ़नी है। एक ही सब्जेक्ट के लिए आप 2 किताबें मैक्सिमम पढ़ें, बट उसी 2 किताब को आप 10 बार पढ़ें। क्वांटिटी लेस, क्वालिटी मोर। सेकेंड है कि आप प्लान से जरूर स्टिक रहें। आप डेली प्लान चेंज नहीं करना है। एक बड़ा प्लान बनाएं, एकदम 6 महीने 1 साल का, डिवाइड करें मंथली, डेली डिवाइड करें। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि प्लान अनअचीवेबल है, मैंने ज़्यादा एम्बिशियस गोल बना लिए थे, तब आप चेंज कर सकते हैं। तीसरा चीज़ ये है कि आप डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड करें। सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहूँगा कि आप अपने इस पूरे प्रिपरेशन फेज़ में डेडिकेटेड रहें पढ़ाई के प्रति। डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स ग्रुप, रिश्तेदार लोग, शादी समारोह, इन सब चीज़ों से आप दूर रहें ताकि आप पढ़ाई पे फोकस कर पाएँ। बाद में तो बहुत टाइम आएगा। और चौथा कि हाँ, अब बहुत लोग हो सकते हैं इसमें जो कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे या स्कूल स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें ये यूपीएससी करने का मन होगा, मैं उन्हें एक बहुत ही जेन्युइन एडवाइस दूंगा जो मैंने फॉलो किया। अभी से आप ना सोचो यूपीएससी का, ध्यान में जरूर, दिमाग में जरूर रखना है, बट उस हिसाब से नहीं पढ़ना है। जस्ट यूटिलाइज योर कॉलेज डेज, बिकॉज जो लोग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं या अदर प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ से हैं, उनको मैं पर्टिकुलरली ये कहूँगा कि आप अपने प्लेटफॉर्म का यूज़ करें। यू आर वेरी प्रिविलेज टू गेट एडमिशन इन टू डेट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस। आप अपने प्लेटफॉर्म का यूटिलाइज करें, आप अपनी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी बनाएं और हॉबी डेवलप करें, आप लीडरशिप पोजीशंस लें, आप अलग अलग एक्टिविटीज़ करें। दीज थिंग्स विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर इंटरव्यू। और इंटरव्यू सिर्फ पढ़ाकू बच्चे नहीं निकाल पाते हैं, वो वही क्लियर करेंगे जिनके पास एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हो। और लास्ट मेरी एडवाइस ये होगी कि जो मैंने भी डीकेटी से टॉपर्स के वीडियोस देखे, मैंने यूट्यूब से टॉपर्स के वीडियोस देखे, उनसे मैंने सीखा, मैंने इंटरनेट से टॉपर के आंसर बुकलेट्स डाउनलोड किए, मैंने देखा कि वो कैसे लिखते हैं, और उसके बाद मैंने उन सब को कंपाइल करके अपना एक ब्रॉड स्ट्रेटजी बनाया। तो ये 4 एडवाइसेस रहेंगे मेरे एस्पिरेंट्स के लिए जो ये चीज़ें देख रहे हैं। और मैं अंत में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा दिल्ली नॉलेज ट्रैक के टीम का, जिन्होंने मुझे एस्पिरेंट्स को गाइड करने के लिए बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद।